नमस्कार, इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 11वां दिन है और इससे जुड़ी खबरों की बात करें तो दोनों सदनों के एजेंडे में आज अहम कामकाज शामिल है। राज्यसभा के एजेंडे में कई अहम विधेयक शामिल हैं। इनमें राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक 2019 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019 विचार और पारित किए जाने के लिए है। वहीं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, ग्रामीण विकास और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा भी होनी है। वहीं लोकसभा की कार्यसूची की बात करें तो विनियोग संख्यांक 2 विधेयक 2020 समेत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बजट से जुड़े वित्तीय कामकाज शामिल हैं। लोकसभा से कल वायुयान संशोधन विधेयक 2020 और गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी मिल गई है। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को हमारे 3 पूर्व सदस्यों सौ श्री रामकृष्ण यादव जी, तापस पाल जी तथा श्रीमती कृष्णा बोस के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है। श्री रामकृष्ण यादव उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे कृषि संबंधी समिति के सदस्य थे। श्री रामकृष्ण यादव का निधन 25 जनवरी 2020 को 82 वर्ष की आयु में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री तापस पाल जी पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं तथा 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। इससे पूर्व 2 बार पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री पाल एक सक्रिय सांसद थे जिन्होंने विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। श्री तापस पाल एक विख्यात फिल्म अभिनेता थे जिन्होंने बंगला, हिंदी और उड़िया भाषा में 400 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और उन्हें कई फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तापस पाल का निधन 18 जनवरी 2020 को 61 वर्ष की आयु में हुआ। श्रीमती कृष्णा बोस पश्चिम बंगाल के जादवपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं, 12वीं और 13वीं लोकसभा की सदस्य रही। श्रीमती कृष्णा बोस ने विदेशी मामलों संबंधी समिति के अध्यक्ष के रूप में तथा विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। एक जानी मानी शिक्षाविद श्रीमती बोस ने लगभग 4 दशक तक विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में अध्यापन का कार्य किया। अनेक पुस्तकें भी लिखी। श्रीमती कृष्णा बोस का निधन 22 जनवरी 2020 को 89 वर्ष की आयु में कोलकाता में हुआ। अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए ये सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिग्वंत आत्माओं के सम्मान में मौन जानते हो कि पहले पुराने समय में हमारे पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस रहती थी, आज भी है, ताला सिर्फ ताला नहीं लगा है। और हमारे पास कंपलसरी नोटिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट भी है। आज ये हो रहा है सर कि ये जो डाटा दे रहे हैं, ये डाटा कहाँ से लाते हैं पता नहीं है। कोई भी एम्प्लॉयड एक्सचेंज में अनएम्प्लॉयड यूथ रजिस्टर नहीं कर रहा है या उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करनी नहीं पड़ रही है। उसको प्राइवेट वाले कोई भी 2 तरीके के लोग हैं आजकल कॉन्ट्रैक्ट में ले रहे। और दूसरी तरफ आपका ध्यान खास करके अध्यक्ष महोदय आकर्षित करता, आप खुद जानते हो जेट एयरवेज बंद पड़ी,
किंगफिशर बंद पड़ी, ऐसी बहुत सारी कंपनियां बंद पड़ी है, नोकिया बंद पड़ी। तो ये सारे बेरोजगार और निर्माण हुए। इन बेरोजगारों के लिए अपने पास कोई व्यवस्था न कि अपने पास डाटा है सर। इसलिए मेरी आपके माध्यम से मांग है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को पुनर्जीवित करें। रोजगार मिले तो भी चलेगा, लेकिन वो जानकारी अगर सही डाटा, रियल डाटा अगर मिले तो पता चलेगा। राजनीतिक जो बोला 25 करोड़ को जॉब देने वाले थे, उसका क्या हो गया वो अलग बात है। तो मेरी मांग है, क्या आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को पुनर्जीवित करेंगे और कंपल्सरीली सभी को वहां जाकर अपना रजिस्ट्री करनी होगी। जो रिक्रूट करेंगे हो सके कॉन्ट्रैक्टर भी क्यों न हो, लेकिन उसको भी कंपल्सरी नोटिफिकेशन एक्ट के तहत वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को जानकारी दे कि हमारे पास इतने इतने रोजगार लेने हैं, तब वो पता चलेगा। जो रिट्रेंचमेंट हुए जितनी कंपनियों में वो नहीं हो रहा है, उनके बारे में सरकार क्या कदम उठा रही है। जब रियल डेटा आएगा तभी आप सब बोल सकेंगे कि इतना रोजगार हम दे पाए। क्या सरकार इस पर कदम उठाएगी? सर, माननीय सदस्य की जानकारी में मैं आपके माध्यम से लाना चाहता हूं कि विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा ही एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में पंजीकरण होता है और उसके अनुसार 2015 में 4.33 करोड़, 2016 में 4.34 करोड़ और 2017 में 4.24 करोड़ लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया था। पर इससे और आगे बढ़कर श्रम मंत्रालय ने नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट शुरू किया है और इसमें एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को मॉडर्नाइज करने की योजना भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस NCS के तहत देश में लगभग 200 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस को मॉडल कैरियर सेंटर के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है और ये काम शुरू हो गया है और 116 सेंटर बन चुके हैं। और इसमें लोगों का पंजीकरण और पंजीकरण के बाद हम क्या मदद कर सकते हैं। पर एक दिक्कत हमको ये आती है कि पंजीकरण हो जाने के बाद फिर अपने आप में कि मुझे नौकरी मिल गई ये कोई सूचना नहीं देता है, इस कारण इसमें गड़बड़ हो जाती है। पर हमारा मानना है कि हम पूरी सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं और राज्यों के साथ मिलकर हम इसके बारे में एक सही योजना बनाने का काम। मैं आपसे, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि देवभूमि उत्तराखंड विश्व प्रसिद्ध धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ है और यहीं पर हेमकुंड साहब है, नानक मत्ता है, पोंटा साहब हैं और साथ में कलियर शरीफ हैं। पवित्र कैलाश मानसरोवर पैदल यात्रा भी यहीं से जाती है। यहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने कई जगहों पर अपनी यात्राएं की हैं। मायावती आश्रम आज उनका प्रमुख कार्यालय है। और जिन्होंने एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी किताब पढ़ी होगी, उसमें जो महाअवतार बाबा जी की गुफा का जिक्र आया है वह द्वाराहाट के पास पांडखोली स्थान पर है, जहां देश विदेश से काफी मात्रा में पर्यटक आते हैं। सीता माता जहां धरती में समाई थी वहीं सीतांशो नाम। माननीय सदस्य जी, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। माननीय सदस्य, प्रश्न काल है जी, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। प्रश्न काल में भाषण नहीं दिया था, प्रश्न जी, मैं इसी पर प्रश्न पूछ रहा हूँ। तो इसमें हम लोग वहां पर एक एक ईंट लेके सीता माता का मंदिर बनाने जा रहे हैं। त्रिजुगी नारायण जहां शिव पार्वती का विवाह हुआ था, आज तक धूना जल रहा है, आज भी विवाह होते हैं। क्या माननीय मंत्री जी, मैं मान्यवर आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, हम चाइना से लगे हुए क्षेत्र में रहते हैं और हमारे वहां पलायन बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है, बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई है। क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसा सर्किट डेवलप करेंगे कि वहीं के लोगों को रोजगार मिल सके और ये अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र और राष्ट्रीय मानचित्र पर ये जगह आ सकें? माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर में जो बात कही थी वो माननीय सदस्य ने कही है। जिन स्थानों का नाम उनने उल्लेखित किया है वो स्वाभाविक है कि वो महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तराखंड को सरकार भी देवभूमि मानती है, लेकिन जो योजनाएं हमारे पास राज्य सरकार की तरफ से प्रस्तावित होती हैं हम उन्हीं में पैसा देते हैं। मैं एक नई जानकारी जरूर उनको दूंगा कि बद्रीनाथ जी के धाम के विकास में और केदारनाथ जी के धाम के विकास में राज्य सरकार ने भी अपनी एक योजना बनाई है और उसमें भारत सरकार अपना सक्रिय योगदान कर रही है। दूसरा, गंगोत्री और यमुनोत्री तीर्थ यात्रा अवसंरचना विकास, ये ज़रूर अभी 2019 में प्रस्तावित है। उस पर जैसे ही राज्य सरकार की तरफ से DPR आएगा तो इस पर विचार हो सकता है। जहाँ तक सवाल जिन स्थानों का उन्होंने कहा है, तो 2 योग महोत्सव और टिहरी महोत्सव
लगातार भारत सरकार इन दोनों महोत्सव में अपनी तरफ से सहयोग करती है। The minister is aware about the heritage structure of Konark, the Black Pagoda as it is known throughout the world. Constructed in 13th century, needs preservation, conservation, and also upgradation because of climatic impact. Some 100 years ago, sand was filled into the part of the structure because the main structure had collapsed. Repeated meetings have been conducted by ASI DG along with different other officers for conservation of that great temple. I want to know from the minister what specific steps are being taken for conservation of the Konark temple, which is actually getting depleted every day because of the sea wind. माननीय अध्यक्ष जी, मैं मेहताब जी काफ़ी वरिष्ठ सदस्य हैं और जानकार भी हैं। मैं उनका इस प्रश्न के लिए धन्यवाद करता हूं। मूलतः इस प्रश्न से वो हटकर है, लेकिन चूंकि पिछले महीने ही 26 से लेकर 28 2 दिन के लिए वहां पर एक कोणार्क के मंदिर को लेकर एक बाकायदा एक गोष्ठी हुई थी, जिसमें एएसआई के अधिकारी थे, साइंटिस्ट थे, इतिहासकार थे, राज्य सरकार के जो कोणार्क मंदिर के सदस्यगण थे उनकी भी उपस्थिति थी। मैं भी उस कार्यक्रम में गया था और डायरेक्टर जनरल एएसआई उस कार्यक्रम में गई थी। उन्हें वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की है। 2 बातें थी जिसमें उड़ीसा हाई कोर्ट ने एक निर्देश दिया था कि इस पर चर्चा होनी चाहिए कि वहाँ पर रेत निकाली जाए या ना निकाली जाए। मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूँ कि आईआईटी कानपुर ने उस पर सर्वेक्षण किया है, एएसआई ने भी सर्वेक्षण किया है। विमर्श के बाद में बहुत सारे प्रस्ताव उसमें आए हैं। आम तौर पर जो सहमति बनती दिखती है, पर मैं उस दिन का इंतज़ार करता हूं ताकि मैं सदन में रख पाऊं कि वो रिपोर्ट आएगी। लेकिन पिछली बैठक जब हुई थी तब भी इस बात पर आम सहमति थी कि रेत निकाली जानी चाहिए। रेत निकालने के तरीके पर मतभेद है और इसलिए आईआईटी कानपुर की जानकारी, एएसआई प्लस राज्य सरकार के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी सहमति के बाद जो रिपोर्ट आएगी मैं आपके माध्यम से सदन के सामने रखूंगा और उसके बाद जो कार्रवाई होगी सरकार करेगी। Sir, you talked about that Shaniwar Wada of Pune, sir, is in a fair state of conservation. Sir, fair state of conservation is not good enough. And the Honorable Minister in his reply said that there's a light and sound show. Light and sound show does not mean conservation. So conservation, what we need help, which is even Mr. Raut talked about in the forts, that a lot of times the state is willing to spend some amount of money, but we do not get permission. Look what we have done in Hampi. Hampi is almost a World Heritage Site which is getting destroyed. So the same thing is happening in Pune and same thing. So can the Archaeological Survey of India step in and help the states more, because files go from the states to the Archaeological Survey of India, but they don't get cleared. So even if you have to build a small toilet, sir, it's a challenge. And light and sound show, sir, with the honorable permission of the ministry, is not conservation. It is only a small addition. It doesn't conserve the monument. If you could kindly throw some light on it. Thank you. जी, ये फर्क उनको भी, माननीय सदस्य को भी पता है, मुझे भी पता है कि लाइट एंड साउंड संरक्षण की परिधि में नहीं आता। लेकिन जो बात उन्होंने कही है कि राज्य सरकार अगर वहाँ पर कोई धन देना चाहती है, कोई भी माननीय सदस्य अगर किसी एएसआई के स्मारक पर धन खर्च करना चाहे तो उसको अनुमति है। यदि ऐसा कोई विषय है तो आप ध्यान में लाइए, मैं भी पूछकर आपको जवाब दूंगा। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, एएसआई कभी अवरोध नहीं बनेगी। राज्य सरकार पैसा दे या सांसद पैसा दे, हम वहां लगाने के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश के हमारे बहुत सारे सांसदों ने एएसआई के मॉन्यूमेंट्स को खर्चा करने की अनुमति मुझसे मांगी है, क्योंकि वहां पर उनका बेचारों का, सांसदों का पैसे ही खर्च नहीं हो पाता है। तो बल्कि उनने मुझसे कहा है, तो मैंने कहा कि आप हमको डीपीआर भी दीजिए, हम एएसआई के अधिकारियों को सहमति देंगे। The Right to Education Act, huge number of schools have come up within 1 kilometer radius, primary schools within 3 kilometer radius, upper primary schools and 5 kilometer radius, high schools.
Sir, although these schools have come up in large numbers everywhere in Odisha and in my constituency, in fact, not much has been done as far as infrastructure development is concerned, as far as teachers' availability is concerned. So, sir, through you, I would like to ask Honorable Minister as to what has been done with regard to infrastructure development and the teachers' availability as far as the new schools are concerned, and has there been an impact assessment of the Right to Education Act? Thank you, sir. श्रीमती, ये जो समग्र शिक्षा के तहत और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जब से ये शुरू किया है श्रीमान, तो अभी तक जहाँ तक अवस्थापनाओं का विषय है, प्राथमिक जो स्कूल के भवन 3,12,000 स्कूलों के भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी है। अतिरिक्त कक्षा कक्ष 18,98,000 दिया है। पेयजल की सुविधाओं के लिए 2,46,000 स्कूलों को दिया है श्रीमान, जबकि शौचालय के लिए 10,90,000 को दिया है। और जो नए स्कूल हैं वो 3,64,64 लाख को दिया है। ये तो स्कूलों का है। माध्यमिक में भी श्रीमान यदि देखेंगे तो नए भवनों को 12,837 नए भवनों को किया है। अतिरिक्त कक्षा कक्ष 55,533 दिया है, जबकि माध्यमिक में 72,155 शौचालय दिए हैं और पेयजल के लिए 12,263। तो अवस्थापनाओं के लिए लगातार भारत सरकार धनराशि देती है। The Indian economy is going through a very difficult period. Our banking system is practically not working anymore. Banks are failing, and I suspect more banks are going to fail as a result of the current global situation. The central cause of this failure of banks, the central cause of unemployment, one of the central causes, is the hollowing out, is the stealing of money from our banks by large numbers of people. I had asked a question, very simple question: who are the top 50 willful defaulters? मैंने पूछा था कि सबसे बड़े 50 willful defaulters हिंदुस्तान में कौन हैं? माननीय मंत्री जी, मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मुझे घुमा फिरा के कुछ और बोला है, मगर जो 50 नाम हमने मांगे, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आप प्रश्न पूछो ना। नहीं, थोड़ा बोलने तो दीजिए। आप मूल प्रश्न थोड़ा बोलने तो दीजिए। हाँ। सेट तो करने दीजिए। सेट मत तो आप तो सेट तो करने दीजिए। आप प्रश्न पूछो। नो, आप वकील मत बनो। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान के बैंकों से चोरी की है उनको मैं पकड़ कर वापस लाऊंगा। तो मैंने प्रधानमंत्री जी की सरकार से उनके नाम पूछे, 50 नाम पूछे और वो जवाब नहीं मिला। आप पहले तो मेरा पहला सवाल यह है कि उनके 50 नाम क्या हैं? माननीय मंत्री जी, वाइस फाइनेंस मिनिस्टर, माननीय अध्यक्ष जी, वाइस फाइनेंस मिनिस्टर माननीय सांसद का उत्तर देना चाहूंगा। ये जानने की आवश्यकता है कि भारतीय जिस तरह से खराब दृष्टि से सवाल पूछा गया, मुझे लगता है इसका उत्तर अधीर रंजन जी, आप उत्तर सुनिए। अधीर जी, यहाँ पर सदन में अधिकतम जवाब राज्य मंत्री देते हैं। ये समझना बहुत आवश्यक है सर कि आखिर हुआ क्या, कब हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि अगर इतनी भूमिका बांधकर इस बात को कहा गया है तो सर मुझे लगता है क्योंकि इनको पता है कि कमियां कहां पर है, इसलिए उत्तर नहीं सुनना चाहते। अगर सवाल पूछा है तो जरा उत्तर भी सुनिए। 2010 से 14 तक जो ग्रॉस एडवांस दिए गए थे उनमें से कितने फ्रॉड होते थे, कितने डिफॉल्ट होते थे, वो ग्रॉस एडवांस के 0.64% है सर, 0.64%, जो कम होकर 18-20 में
0.18% रह गए और 19-20 में कम होकर 0.08% रह गए। ये क्यों हुआ? क्योंकि इनके समय 18% एवरेज ग्रोथ रेट थी जो एडवांस दिए जाते थे, क्रेडिट दिया जाता था और फ्रॉड साथ में होते थे। लेकिन हमारी सरकार ने आकर एसेट क्वालिटी रिव्यू भी करवाया, एक्चुअल एनपीए देश को बताए भी, रिकैपिटलाइजेशन बैंकों की भी की और बैंक पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर भी आए तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय आए। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार, एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। हर रोज कुछ बेहतर।